तो हेलो दोस्तों, साइमन पे एक और बार आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और साइमन का ये एपिसोड होने वाला है थोड़ा सा खास। क्यों? क्योंकि भाई इस बार 3 नहीं, फाइनली 4 मेंबर हैं। चारों मेंबर हैं और ये पॉडकास्ट आ रहा है। ये नहीं कि रिकॉर्ड करके रख दिया गया है और मतलब वो बस डला हुआ है चैनल पे, अनलिस्टेड पड़ा हुआ है, ऐसा नहीं है। ये पॉडकास्ट आप लोग देख पा रहे हैं तो आप लोग बहुत खुश नसीब हैं। तो मैं बता दूं आप लोगों को मेंबर्स के बारे में। हमारे साथ हैं क्षितिज पांडे, ए के एस्ट्रो क्षितिज। हमारे साथ है आदित्य भामरे, ए के अर्थ एंगर, अपनी टी शर्ट पहन के बैठे हुए हैं। मर्च अगर आपको खरीदनी हो तो खुद छपवा लेना, ये नहीं देगा। और हमारे साथ है सोहेल अहमद चौधरी फ्रॉम लॉजिकल पैराडॉक्स, एंड आई एम शिवा मौर्य फ्रॉम रोजेंडर। तो आज की जो बातचीत है, सबसे पहले तो हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। अभी न्यू ईयर हमारा चल ही रहा है, ठीक है? तो हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। आज की बातचीत होगी इसरो के मिशंस के बारे में, और थोड़ा बहुत मतलब स्पेस मिशंस के बारे में, क्या कुछ कुछ चीजें स्क्रैच करके हम लोग निकालने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले भाई आदित्य L1 के बारे में बात करते हैं। तो आदित्य बताइए, क्या बोलना चाहेंगे आप? आदित्य एल1 को समझने से पहले आदित्य को समझना पड़ेगा। आदित्य स्टैंड फॉर सन। सो मतलब सबसे पहले अपन सन को समझेंगे। सीधा टॉपिक पे आना है क्या? नहीं 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 नहीं, 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 आराम से। तू फुटेज यस ले यस ब्रो। यस ब्रो, बिल्कुल पढ़ के आए नोट्स। मुझसे पहले कोई और बोलना चाहेगा? मैं पांडे को जस्ट बोल जस्ट दूंगा, फिर तेरा बोलने का कोई फायदा नहीं रहेगा, इसलिए बोल ले भाई। दैट्स यस दैट्स राइट। ओके, यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। तो आदित्य एल1 या फिर आदित्य विच मीन्स सन। तो इस मिशन को समझने से पहले हमें को वेयर अबाउट्स समझने पड़ेंगे कि व्हाट मिशन इज, एक्चुअल सन की एनाटॉमी क्या है मेटाफोरिकली, एंड व्हाट एक्चुअली वी आर डूइंग। तो सबसे पहले हम सब लोग जानते हैं कि सन का कोई सरफेस नहीं होता, बट जस्ट लाइक अर्थ के पास कोर होता है, मैंटल होता है एंड फिर सरफेस होता है, उसी तरह सन के भी अलग अलग लेयर्स होते हैं। तो सबसे पहले होता है कोर सन के अंदर, फिर उसके ऊपर बाहर, उसके बाहर होता है रेडिएटिव जोन, फिर कन्वेक्टिव जोन एंड बहुत सारे 2-3 लेयर्स होता है। ओके, सो आदित्य एल1 इज फोकस्ड ऑन स्टडिंग द फर्स्ट एंड सेकंड लेयर, मतलब जो ऊपर की जो लेयर है, जिसे हम कहते हैं क्रोमोस्फियर। यस, यस। तो उसको स्टडी करने के लिए जो एक प्राइमरी मिशन है, दैट इज द थिंग। एंड और एक इंटरेस्टिंग चीज़ जो इस मिशन में है वो है L1। सो व्हाट एग्जैक्टली इज L1? सो L1 स्टैंड्स फॉर लैग्रैंज पॉइंट। सो मतलब बेसिकली ये ऐसे पॉइंट्स होते हैं जहाँ पर जो ग्रेविटेशनल पुल होता है दोनों सेलेस्टियल बॉडीज़ का, वो कैंसिल आउट हो जाता है। एंड इसका रिजल्ट ऐसा कि वहाँ पर कोई एक्सटर्नल फोर्स की ज़रूरत नहीं होती है सच टू बी इन दैट पर्टिकुलर ऑर्बिट। तो हमें काफ़ी ज़्यादा स्टेबिलिटी मिलती है व्हेन इट कम्स टू ऑब्जर्विंग अदर सेलेस्टियल बॉडी। तो अर्थ और सन के बीच में अराउंड 5 ऐसे पॉइंट्स है, लैग्रेंज पॉइंट्स, जहाँ पर कि हमें वो स्टेबिलिटी अचीव हो सकती है। ये जो पिक्चर आप लोगों को दिखाई दे रही है, ये इससे आप लोगों को पांचों लेग्रांजियन पॉइंट्स जो है वो समझ में आ जाएंगे कि कहाँ कहाँ पर क्या क्या पॉइंट्स हैं। सो ये पिक्चर से बेटर समझ पाओगे आप। यस दैट्स बेटर। सो L2 जो पॉइंट है वो अर्थ और सन के बाहर है। ओके, सो L2 की बात करते हैं सबसे पहले। सो L2 क्या होता है? L2 जो पॉइंट होता है वो हम ऐसा इमेजिन कर सकते हैं कि वो पॉइंट भी अर्थ के साथ ही रिवॉल्व कर रहा है, सन के अराउंड। तो JWST को क्योंकि सन के अपोजिट फेस करना था एंड जो एक्सटर्नल स्पेस में जो भी वेव्स आ रहे हैं उसको ऑब्जर्व करना था, तो हमें कम से कम जो डिस्टॉर्शन हो कॉजिंग ड्यू टू सन वो मिनिमाइज कर सके। इसलिए हमने L2 चूज़ किया, क्योंकि अर्थ वॉज बेसिकली हाइडिंग द सन। सो L2 पॉइंट पे JWST को प्योर डार्कनेस मिल रहा था, मतलब वर्चुअली प्योर डार्कनेस। उसके कॉन्ट्ररी अगर हम L1 की बात करें, सो L1 जो पॉइंट है वो कॉन्स्टेंटली सन को फेस करता रहेगा। ऑल्दो मतलब अर्थ पे दिन हो रात हो, लेकिन L1 विल ऑलवेज बी इल्यूमिनेटेड बाय द सन। सो वो कॉन्स्टेंटली सन को फेस करता रहेगा। एंड अगेन, जैसे कि डेट्स की बात कर दूँ, तो इट वॉज लॉन्च्ड ऑन सितंबर एंड इट जस्ट रीच्ड टू द L1 पॉइंट जस्ट रिसेंटली ऑन 6 जनवरी। एंड उसके बाद उसके ऊपर 7 पेलोड्स है जो कि इसी चीज़ को अचीव करने में ट्राई करेंगे कि क्रोमोस्फियर में कैसी चीज़ें वर्क करती है। एंड दैट्स ऑल।
और भी टेक्निकल चीज़ें, ओवर टू क्षितिज भैया। सन के बारे में हम लोग जब डिस्कस करने की बात करते हैं तो दिमाग में आता है कि सन को स्टडी क्यों करना है। ऑब्वियसली वन माइट से कि सन को स्टडी करने से हमको बहुत सारी चीजों के बारे में पता चलेगा, हमारी क्यूरियोसिटी क्वेंच होगी। बट पीपल आर नॉट ऑलवेज एक्साइटेड अबाउट क्यूरियोसिटी। कोई उसका एप्लीकेशन निकलना चाहिए, तभी सन को स्टडी करने का मतलब निकलता है। इट टर्न्स आउट आज से कई साल पहले 18th सेंचुरी में एक ऐसा सोलर स्टॉर्म आया था जिसकी वजह से बहुत सारी कनेक्टिविटी अर्थ की डिस्ट्रॉय हो गई थी। तो इसका मतलब सन में किसी भी टाइम ऐसे सिनारियोज आ सकते हैं जिसकी वजह से, और आज के टाइम मतलब वी आर लिविंग इन द एज ऑफ इंफॉर्मेशन। इंटरनेट के बिना कुछ पॉसिबल नहीं। हम लोग ये मान लो इसी टाइम अगर कोई सोलर स्टॉर्म आ जाए, हमारा पूरा का पूरा पॉडकास्ट खत्म हो जाएगा। खत्म। साइमन का एक पॉडकास्ट सोलर स्टॉर्म ने निपटा दिया, जो कि सोलर के बारे में ही है। तो एनीवे, तो ऐसी चीजें हो सकती है जिसकी वजह से एक हमारा मोटिवेशन रहता है सन को समझना। दूसरी चीज, अगर सन को हम लोग अच्छे से समझ पाएंगे तो हम लोग फ्यूचर के प्लान मिशन अच्छे से कर पाएंगे। तीसरी चीज, अभी हमारे एक मिशन आने वाला है, गगनयान मिशन। हम लोग मैन मिशन करने वाले। अभी इनिशियल स्टेज पे होगा, लेकिन धीरे धीरे सन के बारे में हमारी नॉलेज से डिसाइड होगा कि फिर हमारे फ्यूचर के मैन मिशन कैसे होंगे, बहुत सारे होंगे। तो ये तो बात होगी मोटिवेशन की कि हम लोग को ये चीज स्टडी क्यों करना है। इस मोटिवेशन की वजह से आदित्य L1 गया था। जैसा अगेन आदित्य ने बहुत अच्छे से समझाया कि L1 क्या होता है, लाग्रांजन पॉइंट होते हैं, जिसमें हमारा जो आदित्य L1 है उस ऑर्बिट पे, उस हैलो पे मूव कर रहा है, जिसमें ग्रेविटेशनल फोर्स बैलेंस रहता है। ये जो लाग्रांजन आया था, अगर किसी ने ऑडियंस में कोई फिजिक्स बैकग्राउंड से या थोड़ा बहुत पढ़ा है तो लाग्रांजन एक फिजिसिस्ट नहीं, मैथमेटिशियन थे जिन्होंने फोर्स वगैरह के बारे में काफी अच्छे से काम किया था। और अगर किसी ने थोड़ा एडवांस मैकेनिक्स पढ़ा है तो उनको पता है कि हम लोग फिर न्यूटोनियन लॉज यूज नहीं करते, हम लोग लाग्रांजियन लॉज यूज करते हैं। तो एनीवे, मैं उसके बारे में डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। बट यस, आदित्य L1 जो मिशन है हमारे सन के अंडरस्टैंडिंग को बहुत अच्छे से हम लोगों को क्वेंच करेगा। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात यह है कि जनरली हमको ये लगता है कि ऑब्वियसली सन का जो कोर है, उसका कोर में सबसे ज्यादा डेंसिटी होगी। बिकॉज किसी चीज में ज्यादा डेंसिटी होती है तो कॉमन सेंस ये कहता है कि वहां सबसे ज्यादा टेम्परेचर होगा, जो कि ऐसा है। लेकिन अगर ऐसा है तो जैसे जैसे हम लोग सन के सरफेस पे जाते जाएंगे वो टेम्परेचर कम होना चाहिए। कुछ जगह कम होता है, कम होते 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 क्रोमोस्फीयर तक, जैसे कि आदित्य ने बताया कि वहां पर टेम्परेचर कम हो जाता है। लेकिन जैसे हम लोग कोरोना आते हैं, कोरोना क्या है, वो उसके सरफेस के बाहर का रीजन है जहां बहुत सारे इमिशंस रहते हैं, जिसको हम लोग कोरोनल मास इजेक्शन भी कहते हैं, बहुत सारे होते हैं। डिटेल में ना जाते हुए, वो जो उसका रीजन है उधर अगेन टेम्परेचर मिलियंस में पहुंच जाता है। जहां 6000 डिग्री सेल्सियस के आसपास क्रोमोस्फीयर पे है, वहीं पर मिलियंस में अगेन पहुंच जा रहा है। ये कैसे पॉसिबल हो रहा है? अलग अलग लेयर्स पे, डिस्पाइट द फैक्ट कि डेंसिटी कम हो रही है, ये टेम्परेचर क्यों हो रहा है, ऐसा क्या फिनोमिना हो रहा है जिसकी वजह से ये हो रहा है? ये सारी चीजें जो है मोटिवेट करती है आदित्य L1 जैसे मिशन के लिए। ओवर टू सोहेल और जो भी शिवा बोले। ये एक तो काफ़ी सारी चीज़ें इन लोगों ने बता दी। ऑरोरास के बारे में आप लोग जानते होंगे। अभी क्या नाम है, जो लोग आकाश चोपड़ा को फॉलो करते हैं वो लोग जानते होंगे कि आकाश चोपड़ा सर ने अभी ऑरोरा देखा है। यू नो टू होम आई एम टॉकिंग, मतलब किसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। आकाश चोपड़ा द कमेंटेटर वाज सपोज टू बी अ क्रिकेटर। तो बात ऐसी है कि अब ऑरोरा जिस फिनोमिना की वजह से देखने को मिलते हैं, अगर वही थोड़ा ज़्यादा हो जाए, सिंपल भाषा में अगर मैं इन दोनों की बातों को सिंपली का अगर कन्वर्ट करके बताऊं, कि अगर वही फिनोमिना थोड़ा सा ज़्यादा हो जाए, भाई साहब थोड़ी बहुत ही गड़बड़ हो जाती है। थोड़ी बहुत ही की जगह बहुत ज़्यादा गड़बड़ होने का चांसेस जो है वहां पर बन जाएंगे। होगा क्या कि सन के अंदर से चार्ज पार्टिकल्स की बहुत सारी वेव्स निकलती रहती हैं। थोड़े थोड़े टाइम पे ऐसे पटाखे फूटते रहते हैं। तो अगर किसी दिन तो थोड़ा बड़ा पटाखा फूट गया ना, ऐसे बढ़िया वाला एकदम पटक करके, तो हमारी जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है उसको उतना ज़्यादा अच्छे से नहीं संभाल पाएगी। और उस टाइम पे उसको कहा जाता है सोलर स्टॉर्म। और सोलर स्टॉर्म जो है वो हमारे पूरे कम्युनिकेशन चैनल को ठप कर सकता है। और सोलर स्टॉर्म अगर आप लोग नेट पे डालोगे तो सोलर स्टॉर्म्स आए हुए हैं अभी। रिसेंट के भी सोलर स्टॉर्म्स हैं, मतलब क्या 20th सेंचुरी के भी सोलर स्टॉर्म्स हैं, जिसकी वजह से कुछ एरियाज में ब्लैकआउट हुए थे। तो ब्लैकआउट अगर आपको नहीं चाहिए, मतलब पूरा जो उनका इलेक्ट्रिसिटी का ग्रिड था वो पूरी तरीके से ठप पड़ गया था सोलर स्टॉर्म की वजह से। और मतलब लोग पता ही नहीं कर पा रहे थे कि ऐसे इलेक्ट्रिसिटी कैसे चली गई, क्या पावर में क्या फॉल्ट हुआ है। बाद में पता चला सोलर स्टॉर्म की वजह से हुआ है। तो इसीलिए उनको स्टडी करना इतना जरूरी है, क्योंकि हमारा तो पूरा सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड ऑफ होना इज नॉट अ सिंगल प्रॉब्लम, हमारा पूरा कम्युनिकेशन चैनल ठप पड़ सकता है। और अगर हमारा कम्युनिकेशन चैनल ठप पड़ा तो आप
जानते हैं कि क्या-क्या चीज़ें, क्या-क्या इसके कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। लाइक ऐसा मतलब कि एवेंजर्स में दिखा दिया है कि थैनोस की स्नैप से मतलब थोड़ा बहुत ही डिस्ट्रक्शन हुआ था, कि मतलब उस तरीके का जो डिस्ट्रक्शन है फिर भी आधा सोच लिया यूनिवर्स तो गया था भाई, थोड़ा बहुत आ, क्या होता है। भाई आधा यूनिवर्स पर उसमें दिखाया ढंग से नहीं था ना मेरे भाई, अच्छा उसके अच्छा। कॉन्सिक्वेंसेस ढंग से नहीं दिखाए। ओह। आई थिंक इसमें एंड गेम में दिखाया था जहाँ पर कि लाइक सारी सिटीज उस बंद पड़े तरीके से ऑलमोस्ट। नहीं दिखाए थे कि अगर आपका पूरा कम्युनिकेशन चैनल गया होता, और मतलब ये सोच लो यार, कहीं से मिशन उड़ रहा है, उसने चुटकी बजा दी और वो खत्म मिशन, अब वो कहाँ जाके गिरेगा भाई? न्यूक्स को अब कोई बंदा न्यूक वगैरह को जो है मतलब देखता है, ठीक है, देखता है मतलब, मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, उसकी सरकारी नौकरी है वहां पे, ठीक है। अब वो बंदा वहां से गायब हो गया, कुछ भी डिफॉल्ट होता है तो भाई क्या क्या तुम्हारे पास बैकअप क्या है तुम्हारे, अगर ये तो इस तरीके के बंदे चले गए, तो वो मैं बोलूंगा कि भाई थोड़ा बहुत इस बारे में मार्वल को ध्यान देना चाहिए था। बट बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है अगर सोलर स्टॉर्म्स को स्टडी ढंग से नहीं किया गया, और आने वाले टाइम पे हमने सोलर स्टॉर्म को देखा तो अब आगे बढ़ते हैं। इस तरह के मिशंस की जब हम बात करते हैं, अभी इसरो इनिशिएटिव ले रहा है इस तरह के मिशन की, गगनयान की भी बात करते हैं। तो गगनयान में अब इस मिशन के बाद क्या-क्या हम लोग चेंजेस देख सकते हैं? ओवर टू यू क्षितिज। गगनयान पे आने से पहले मैं आदित्य एल1 के बारे में थोड़ा सा और बोलना चाहूंगा। वो इसलिए है क्योंकि आदित्य एल1 को भेजने का एक रीजन ये था क्योंकि आदित्य एल1 में बहुत सारे अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स लगे हुए हैं सन को स्टडी करने के लिए, जिनमें से, और क्योंकि सन से फोटॉन्स भी आते हैं, लाइट जो हम लोग देखते हैं अलग अलग स्पेक्ट्रम में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है सन को स्टडी करने के लिए। दूसरा, जैसा शिवा ने बताया, सोलर स्टॉर्म। सोलर स्टॉर्म बेसिकली वो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। अब चार्ज पार्टिकल कैसे बनते हैं? अच्छा, फॉर ऑडियंस एक क्वेश्चन है, सन की जो लाइट आती है वो येलो है या कौन से रंग की है? एक बार जरा कमेंट ग्रीन सेक्शन में ये ग्रीन। बताना, ये कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है? ओवर टू यू क्षितिज। ओके। अच्छा, एक तो क्विज डाला है क्या तुमने शिवा? ओके, तो जहां हम लोग सन की बात करें तो सन के अंदर, जैसा कि हम लोगों ने बताया कि जो कोरोना होता है उसका, वहां पर प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा एक ऐसा स्टेट ऑफ मैटर होता है जिसमें इतना टेम्परेचर बढ़ चुका होता है कि जो एटम्स होते हैं, एटम से इलेक्ट्रॉन फ्री हो चुके होते हैं। तो अब वो जो पूरा स्टेट है उसमें केवल फ्री चार्ज पार्टिकल्स ही घूम रहे हैं, या तो फ्री चार्ज न्यूक्लियस है या तो इलेक्ट्रॉन है। अब ये बहुत ही स्पीड में जब फेंके जाते हैं तो इन्हें हम लोग सोलर स्टॉर्म कहते हैं, इन्हें हम लोग चार्ज पार्टिकल कहते हैं, या सोलर पार्टिकल रेडिएशन भी कहते हैं। ये हमारे लिए बहुत हार्मफुल होता है, इसलिए क्योंकि ऑब्वियसली हमारे डीएनए को म्यूटेट कर सकता है, लाइफ को पूरी तरीके से खत्म कर सकता है। इसका एग्जांपल है मार्स। मार्स में बहुत ज्यादा सोलर रेडिएशन चली जाती है, मून पे बहुत ज्यादा सोलर रेडिएशन जाती है। एक रीजन ये भी है कि हम लोग एस्ट्रोनॉट्स को बहुत ज्यादा टाइम तक हम लोग स्पेस में अभी नहीं रख सकते, बिकॉज ये जो चार्ज पार्टिकल, एक डोसेज होती है हर पर्सन की, एक लाइफ की डोसेज होती है, उससे ज्यादा नहीं कर सकते। अब गगनयान मिशन की बात की, इसलिए मैंने इंट्रोड्यूस किया क्योंकि जो आदित्य एल1 का एक इंस्ट्रूमेंट है वो इन चार्ज पार्टिकल को स्टडी करेगा। सन में दो तरीके के फेजेस होते हैं, एक सोलर मिनिमा, एक सोलर मैक्सिमा। इसका मतलब यह है कि 11 साल ऐसे रहेंगे सन के जिसमें सन में ऐसे ज्यादा सोलर स्टॉर्म नहीं आएंगे, कम आएंगे, बहुत इनएक्टिव रहेगा, क्योंकि उस टाइम सन का वो वाला फेज अर्थ की तरफ रहेगा। उसको हम लोग कहते हैं सोलर मिनिमा। सोलर मैक्सिमा में बहुत ही ज्यादा एक्टिव होगा, सोलर स्टॉर्म आएंगे और ये सारी एक्टिविटीज होती है। तो जो मेनली वार्निंग्स आती है सोलर मैक्सिमा के टाइम पे आती है। आदित्य एल1 इन सारे चार्ज पार्टिकल को स्टडी करके देखेगा कि हम लोग हमारे ह्यूमंस की डोसेज कैसे बढ़ा सके। मुझे याद है बहुत पहले जब मैं बैचलर्स खत्म की तब मैंने इस रिसर्च वर्क पे भी काम किया था, तो उसमें हम लोग स्टडी कर रहे थे कि कैसे हम लोग शील्डिंग बढ़ा सकते हैं, क्या अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड का यूज करके कर सकते हैं जैसे अर्थ करती है। तो गगनयान मिशन के लिए हम लोग को ये देखना पड़ेगा कि हम लोग इन सब से कैसे बढ़ा सकते हैं अपनी प्रोटेक्शन, अलग अलग शील्डिंग क्या कर सकते हैं, ये जो सन की रेज है इसको हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं अपने एडवांटेज के लिए। तो गगनयान मिशन सिर्फ एक सिंगल मिशन नहीं जिसमें हम लोग एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में भेज रहे हैं। अभी जो स्पेस में भेजेंगे वो बहुत कम टाइम के लिए भेजेंगे और बहुत जल्दी वापस आ जाएंगे, केवल 3 लोगों को भेज रहे हैं, 2 मैन और 1 वुमेन को भेज रहे हैं। लेकिन इसका मेन मोटिवेशन यही है कि एक बार इसरो ने सक्सेसफुली इंसानों को स्पेस में भेज दिया और वो वापस आ गए, सो यस वी आर केपेबल कि अब उनको दूरी पे भेज सकते हैं। अभी पहले पास में तो देख ले, फिर बाद में दूर का देखेंगे, क्योंकि आने वाला मोटिवेशन बहुत अच्छा है। आने वाले मोटिवेशन में वो लोग मार्स में जाना चाहते हैं, बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें करना चाहते हैं, जो बहुत एम्बिशियस चीज है, क्योंकि इसरो बहुत एम्बिशियस प्रोजेक्ट रख रहा है, एकदम नासा वगैरह के साथ पूरा मैच कर रहा है। तो
यस, आदित्य एल1 का ही सिग्निफिकेंस मैं गगनयान के लिए बोलना चाहूंगा। यस एंड क्योंकि जैसे कि जैसा कि श्रीज भाई ने कहा कि काफ़ी एम्बिशियस है इसका। ये भी बोल सकते हैं आप कि नासा ने फर्स्ट टाइम सोलर प्रोब लॉन्च किया था 2021 में, एंड इट इज़ जस्ट 2023 की जब इसरो ने वही मिशन अचीव कर लिया, वो भी काफ़ी मिनिस्क्यूल बजट में एज कम्पेयर टू नासा। सोहो के बारे में एक फन फैक्ट ये, जो नासा ने लॉन्च किया था, उन्होंने अपना मिशन बहुत पहले लॉन्च किया था और फॉर सम रीजन वो उसकी कुछ टेक्निकलिटी इशू आ गया और वो अपने पाथ से डेविएट हो गया। वो डेविएट हो गया और कांटेक्ट टूट गया। लोगों ने बहुत ट्राई किया, नहीं मिला, उम्मीद छोड़ दी कि अब तो गया भैया ये। 25 साल हो गए, 25 साल तक नहीं मिला। 25 साल बाद अपने आप वो अपने ऑर्बिट में वापस आ गया। वी डोंट नो हाउ। मतलब तुम जस्ट इमेजिन करो 25 साल कितना होता है। कौन सा वाला प्रोजेक्ट है ये जो नासा ने भेजा था, सोलर प्रोब किस पे? नासा का जो था, जिसको हम लोग मार्कर? सोहो कहते हैं। हाँ, तो 25 साल तक ये गायब रहा था और 25 साल के बाद आउट ऑफ नोवेयर ये आ गया और अपने आप कांटेक्ट आ गया। तो पता ही नहीं है किसी को कि वो किस ट्रेजेक्टरी में गया, क्या गया, कुछ गया, लेकिन फॉर सम रीजन 25 साल बाद वो आ गया एंड इट इज वर्किंग वेल। तो ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट था, मुझे शेयर करना था। मस्त 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 भाई मस्त। इस तरीके की चीजें जब होती हैं तो मुझे याद आता है टेम्पोरल के बारे में। सो सोहेल भाई, हाँ। व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम अ मिशन जिसमें इंसानों को भेजा जाए ऊपर स्पेस में? यार सबसे पहली चीज तो लोगों को ये प्रूव कर दिया जाए कि अर्थ फ्लैट नहीं है। ठीक है, क्योंकि अभी भी मैं इंस्टाग्राम पे इतने पेजेस देख रहा हूँ, लाइक वो लिटरली किसी भी एक्सटेंट तक जाते हैं प्रूव करने के लिए कि अर्थ फ्लैट है, किसी भी एक्सटेंट तक। रीजनिंग उनकी देखो, सब कुछ। तो फर्स्टली अर्थ फ्लैट नहीं है, अर्थ इज अ ग्लोब और सफिशिएंट प्रूफ है हमारे पास। ये सारी चीजें ऐसे नहीं हो रही, इतनी सारी स्पेस फ्लैट एजेंसीज अर्थर्स आर ऑल अक्रॉस द ग्लोब। ऑल अक्रॉस द ग्लोब। बताओ, हिपोक्रेसी देखो। तो ये है, बट हाँ, स्पेस में जाना ही ना अपने आप में एक बहुत फैसिनेटिंग सी चीज हो जाती है। आई मीन कितने सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट्स है जो हम अर्थ में नहीं कर सकते, लाइक, और उनको अगर आप जीरो ग्रेविटी तो नहीं बोलेंगे, बट हाँ, रिजल्टेंट जीरो ग्रेविटी में अगर आप वो एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट करो तो उसका आपको परिणाम मिल सकता है ना। जो अभी आईएसएस के साथ भी यही चीज हो रही है। बट आई थिंक सन के पास जाना है समथिंग जो एक बहुत ही रिमार्केबल चीज़ रहेगी हमारे लिए एज अ सिविलाइजेशन, बिकॉज ऐसी कोई चीज़ अभी तक अटेम्प्ट नहीं की गई। आई मीन मून किया गया था, बट उसके बाद भी ड्यू टू सम रीजंस हम नहीं गए। अगेन वो रीजंस एलियंस नहीं है गाइस, चिल। ठीक है। तो वो रीजंस आपकी जेब में है सर। वो रीजंस आपकी जेब में है। आपके जेब में नहीं है। नहीं व्हाट है, या लैक ऑफ इट। व्हाट नहीं, या आपके पास है पर वो कम है। वॉलेट में नहीं, वो जेब कुछ गलत चाह रहा है, वॉलेट ये में बहुत नहीं। गलत What? साउंड कर रहा है। आपके पास है What? लेकिन कम है। व्हाट पॉकेट में रॉकेट नहीं। You What? initiated that, yeah. नाइस नाइस नाइस। सो या मतलब आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर इट। जैसा भी डेवलपमेंट होता है ना, इट्स जैसा क्षितिज ने बताया कि मोटिवेशन बढ़ेगा एंड इट विल ओपन अप डोर्स कि हम जैसे एम्बिशियस चीज़ें करें। मार्स में सिविलाइजेशन बसाने का हमारा एक नॉर्थ स्टार है जिसको हम लुक अप कर रहे हैं। सो आई थिंक उस तरफ एक, यू नो, हु नोज, मे बी हमारा जो टाइप 1 सिविलाइजेशन तक जाने का जो सफ़र है वो एक्सेलरेट हो जाए इस चीज़ से। आई मीन ऑब्वियसली हमारे टाइम लाइन में तो नहीं, बट कभी ना कभी। भाई ग्रेविटेशनल फोर्स का क्या करेंगे अगर मतलब हर जगह पे जब हम जाएंगे तो अलग अलग तरीके की ग्रेविटी, तो क्या आगे आने वाले टाइम पे जब हम स्पेस मिशंस, जो क्रूड मिशंस है वो जब करेंगे, जिसमें बनते रहेंगे हमारे मिशंस में, तो उस तरह के मिशंस में अगर हम फ्रीक्वेंटली उन मिशंस को करेंगे तो क्या लगता है कि मतलब हमारी बॉडी क्या इस तरीके से चेंज होगी कि जिस तरीके से अभी हम मौसम को अडेप्ट करते जा रहे हैं उस तरीके से ग्रेविटेशनल फोर्स को भी अडेप्ट करेंगे आगे चल के? आदि बताइए आप हमें कि ग्रेविटेशनल फोर्सेस को क्या हम लोग आगे चलकर अडेप्ट कर पाएंगे एज अ बायोलॉजिकल बीइंग्स? जैसे कि हमने पहले भी कहा है कि बायोलॉजिकली चीज़ें इतनी फास्ट एडवांस नहीं हो रही है, ओके, एंड द थिंग्स अराउंड अस आर चेंजिंग क्वाइट फास्ट, ओके। द थिंग इज, तो फिर इसको इसके साथ कॉम्बैट करने के लिए वी कैन यूज़ एक्सोस्केलेटन्स और भी मतलब एक्स्ट्रा गियर यूज़ कर सकते हैं जिससे कि हम वो चीज़ों को कॉम्बैट कर सकें।
यानी जो हमारा सूट वाला डिपार्टमेंट है, वी कैन वर्क ऑन दैट कि वो और लाइट वेट बन सके और ड्यूरेबल बन सके, एंड इट बेसिकली कॉम्प्लीमेंट्स द थिंग्स विच लैक्स इन द करंट एनाटॉमी ऑफ द ह्यूमंस। एंड जहाँ तक बात आती है स्पेस मिशंस की, सो नेचुरली उसमें इंक्रीज देखने को मिलेगा इन कमिंग ईयर्स, दैट्स व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग। तो सिमिलर सी चीज़ें होगी कि इसको हम कंपेयर कर सकते हैं लेट्स से सोल्जर्स के साथ, मतलब जो दे आर वेरी वेल ट्रेन फॉर अ पर्टिकुलर टास्क, या फिर पकड़ लो फायर ब्रिगेड, फायर आर्मी, जो कि फायर से डील करने के लिए वेल ट्रेंड, वेल एजुकेटेड है। तो इस तरह से जो ये वाले लोग होंगे, जो लोग एक्चुअली स्पेस में जा रहे हैं, चीज़ों को स्टडी कर रहे हैं, या सो उसमें हम और सोफिस्टिकेशन अचीव करेंगे मेरे हिसाब से। विल गेट टू नो मोर टेक्निक्स एंड मोर वेयर अबाउट्स की हाउ टू actually thrive and survive in the particular you know external environment in an even better way. ओके, इसके बारे में ये बोलूंगा कि पहले तो हम लोग ये समझने का ट्राई करते हैं कि अभी आईएसएस में हम लोग जिन एस्ट्रोनॉट्स को भेजते हैं वो माइक्रोग्रेविटी से कैसे रिएक्ट करते हैं। पहले जब भी जो भी माइक्रोग्रेविटी में जाता है तो उसके जो सर रहता है, सर पूरा फूल जाता है, एकदम से सूजन आ जाती है सर में। इसका रीजन क्या है? हम लोग अर्थ पे रहते हैं जिसकी ग्रेविटी 9.8 है और इंजीनियर्स के लिए 10 है, ठीक है। अब उसमें होता ही है कि हमारे हार्ट को पता है कि क्योंकि हम लोगों को ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क करना है हार्ट को, तो उसको थोड़ा सा ज्यादा प्रेशर देना पड़ेगा सर के ऊपर ब्लड सर्कुलेट करने के लिए कंपेयर टू हमारे लेग्स। हार्ट को किसी ने नहीं पता है हम लोग जा रहे हैं स्पेस में, हमको दिमाग को पता है, हार्ट को नहीं पता है। हार्ट उतनी प्रेशर से करेगा, तो हमारे हार्ट को नहीं पता रहता है कि कितना ब्लड अब प्रेशर में देना है, तो उसके लिए बहुत ज्यादा एक्सरसाइज की जरूरत पड़ती है अभी के जो एस्ट्रोनॉट्स है। इसके लिए उनके दिन के एटलीस्ट 2 आवर्स की एक्सरसाइज जरूरी रहती है जिसमें वो पूरा ब्लड सर्कुलेशन एकदम कांस्टेंट रख सके। फिर होता है अलग अलग, अब सबको पता है एस्ट्रोनॉट्स की वीडियो सब लोगों ने देखी है, यूरिन की क्या इशू रहता है, अलग अलग इशू रहता है। एक मेजर इशू आता है फीमेल्स के लिए। फीमेल्स का जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल इस हिसाब से डिजाइन होता है कि ग्रेविटी ऑटोमेटिकली नीचे उसको ढकेलेगी, लेकिन अब फीमेल्स के साथ तो ये प्रॉब्लम है क्योंकि अब अगेन वो माइक्रोग्रेविटी में, तो ये चीज कैसे होगी? उनको एक्सरसाइज पे तो रिलाई करना पड़ता है, बट अब यहाँ पर फीमेल्स को मेल से भी ज्यादा एक्सरसाइज करनी पड़ती है और उनको ज्यादा मेंटेन करना पड़ता है उनकी बॉडी के लिए। इनफैक्ट बहुत सारी फीमेल्स को मेडिसिन खिलाई जाती है ताकि उनको पीरियड्स ना आए, जो कि मतलब ओवरऑल बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता है। लेकिन अगर अब हम लोग मान लो बहुत ही लंबे मिशन के लिए भेज रहे हैं, तब तो ये ऑप्शन है नहीं हमारे पास। तो वन माइट से कि इसके लिए तो मेल ज्यादा फेवरेबल रहेंगे कंपेयर टू फीमेल, लेकिन कुछ मेडिसिन पे काम करें। देखो इन अ वे यस इट इज ट्रू, मतलब सॉरी अगर कोई फेमिनिस्ट है वहां पर या जेंडर इक्वालिटी की बात कर रहा है, आई बिलीव इन जेंडर इक्वालिटी, बट इट इज फॉर द फैक्ट कि मेल आर मोर सुटेबल टू गो इन स्पेस देन फीमेल्स फॉर 2 रीजन। पहला मैंने मेंस्ट्रुएशन साइकिल का बताया, और दूसरा हम लोग जब रेडिएशन डोसेज की बात करते हैं तो रेडिएशन डोसेज सबसे ज्यादा अफेक्ट करते हैं हमारे पेल्विस रीजन को, जहां पर बोन मैरो की कॉन्सेंट्रेशन सबसे ज्यादा रहती है। मेल में पेल्विस रीजन होता है बस वो रिप्रोडक्टिव पार्ट जो नीचे रहता है, फीमेल के केस में वो ब्रेस्ट भी होता है और वो नीचे वजाइनल एरिया भी होता है, जिसकी वजह से उनका ओवरऑल जो सरफेस एरिया जहां पर कैंसर डोसेज के चांसेस ज्यादा वो ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। इन 2 रीजंस की वजह से इट इज मोर लाइकली और लाइक अ बेटर वे टू सेंड मेल। बट ये अगर हम लोग इसके लिए कुछ सॉल्यूशन ले आए। दूसरी चीज, जैसे कि हम लोग की जो बॉडी है, हम लोग की बॉडी ऑब्वियसली अर्थ पे रहने के सबसे बनी एक बहुत ही ज्यादा फ्रेजाइल सा इन्वायरमेंट है, जिसके ऊपर हम लोग इतने मिलियंस ऑफ ईयर 200 मिलियन ईयर्स ह्यूमन की इवोल्यूशन जर्नी है। जब हम लोग प्राइमेट्स के फॉर्म में थे, उस फॉर्म में हम लोग इसी इन्वायरमेंट में रह के ग्रो किए, कुछ किए, हमारे जो जीन्स है इस हिसाब से अडेप्ट किए। अब सेइंग कि हम लोग किसी और एकदम माइक्रोग्रेविटी में चले जाए या किसी और ग्रेविटी लेट से मार्स में रहने ही लग जाए, पॉसिबल नहीं है आज के टाइम में। आई विल बी वेरी लाइक ऑनेस्ट, एक इंसान अच्छे से नहीं रह सकता वहां। कुछ टाइम सर्वाइव कर लेगा बट आफ्टर सर्टेन टाइम लाइक दैट पर्सन विल फेस द डेथ। इट्स ट्रू। इसका सॉल्यूशन है, पहली चीज जैसे आदित्य ने बताया कि हम लोग एक्सटर्नल चीजों का यूज कर सकते हैं, सूट का यूज करते हैं। दूसरा जीन एडिटिंग का यूज कर सकते हैं। आज के टाइम में जीन एडिटिंग इलीगल है क्योंकि सीधी सी बात है, फिर कोई ब्लैक पर्सन बोलेगा कि मुझे अपना व्हाइट बेबी करना है, कोई बोलेगा कि मुझे ब्लॉन्ड बेबी चाहिए, एनीथिंग कैन बी पॉसिबल। नो मतलब रेसिज्म इंटेंडेड नहीं था यहाँ पर, बट हाँ तो ये सारी चीजें हो सकती है। जीन एडिटिंग अगर हम लोग यहाँ पर लीगलाइज कर दे तो एक अच्छा ऑप्शन है। बेसिकली ये बोल सकते हैं हर किसी को शाहरुख खान का वो चाहिए अपने बच्चों में, कि शाहरुख खान बना दो, सचिन तेंदुलकर बना दो। तो हम लोग अगर अलग अलग ग्रेविटी में जाएंगे तो ये सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे, मेडिकल प्रॉब्लम्स और ये सारी चीजें।
इन सब चीजों के ऊपर रिसर्च चल रहा है, बट वी आर स्टिल नॉट देयर येट. सो दिस इज समथिंग दैट वी हैव टू फिगर आउट. नाइस नाइस नाइस। इसरो को और किस तरह के मिशंस के लिए एम करना चाहिए? जैसे गगनयान का एक मिशन है, बट और क्या-क्या ऐसे मिशंस है जो क्रूड हो चाहे अनक्रूड हो? क्रूड मिशंस की बात तो खैर अभी ना की जाए तो ज्यादा बेटर है गगनयान से पहले। अनक्रूड मिशंस कौन-कौन से ऐसे हैं जो इसरो को तुम्हारे हिसाब से करने चाहिए? तो सबसे पहले आदि। वैसे रणवीर अलाहाबादिया की लैंग्वेज में ऑडियंस के लिए क्रूड अनक्रूड क्या होता है वो बता दीजिए. भाई क्रूड मिशन में जिसमें एक क्रू मेंबर्स होते हैं, जिसमें एस्ट्रोनॉट्स जाते हैं, अनक्रूड का मतलब जिसमें क्रू नहीं होता है, जैसे आदित्य L1। यस, टू आंसर योर क्वेश्चन कि और किस टाइप के स्पेस मिशंस किए जा सकते हैं, तो आई विल से कि अब तक हमारे मतलब इसरो के ज़्यादातर रोवर मिशंस नहीं हुए हैं. सो नेचुरली फर्स्ट एम वुड बी टू मास्टर दैट रोवर थिंग ऑल्सो, क्योंकि रोवर को अचीव करना इज इन एंड इटसेल्फ एक बहुत बड़ा टास्क. क्योंकि जब हम रोबोट मतलब देखो बेसिकली इम्पैक्ट करना हार्ड इम्पैक्ट करना इज इज अ वेरी टफ टास्क टू अचीव. तो आई थिंक उस एरिया में आई थिंक वी नीड बिट ऑफ मोर इन्वेस्टमेंट एंड मोर रिसर्च, ताकि और भी हम रोवर मिशंस कर सकें. जैसे कि नासा का क्यूरियोसिटी रोवर था. ओके, सो समथिंग टू मैच दैट. या वी नीड मोर ऑफ दोज मिशंस ऑल्सो. एंड आई थिंक क्योंकि जहाँ तक रोबोटिक्स की बात हुई है, तो आई थिंक इन एन नियर फ्यूचर वी कैन यूज़ इंस्टेड ऑफ एक्चुअल ह्यूमंस वी कैन यूज़ ह्यूमनॉइड्स, जिस जहाँ पर कि हम मतलब एक ह्यूमन को सिमुलेट कर सके कि हाउ अ ह्यूमन वुड रिएक्ट इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन. एंड नो मतलब ह्यूमन पैरामीटर्स को हम और भी अच्छे से उस ह्यूमनॉइड में इनकलकेट करके वी कैन गेट इवन बेटर रीडिंग्स. एंड और भी रिस्क कम कर सकते हैं ह्यूमन ह्यूमन मिशंस की इन दैट वे. ओके, वैसे तो इसरो बहुत सारे इंटरेस्टिंग मिशन कर रहा है, लेकिन इन मिशंस के दो नेचर होते हैं. मैं अभी अनक्रूड मिशंस की बात करूंगा. उसका रीजन ये है क्योंकि पहले हमको अनक्रूड मिशन से इन्वायरमेंट को स्टडी करनी होती है, तभी हम किसी ह्यूमन को भेज सकते हैं. अभी रिसेंटली हम लोगों ने एक एक्सपोसैट जो हमारा भेजा है, सैटेलाइट भेजा है टू स्टडी ब्लैक होल्स एंड न्यूट्रॉन स्टार. उसमें टोटल 10 पे लोड है और बहुत ही भारी है. वो पहले 650 किलोमीटर की हाइट पे गया, वहां से फिर पेलोड रिलीज हुआ, मतलब पेलोड नहीं, वहां सैटेलाइट रिलीज हुआ, फिर वो 350 किलोमीटर की हाइट पे आया और उसके बाद वहां भी ऑर्बिट कर रहा है. हम लोग ये चीज क्यों करते हैं? बिकॉज वी वांट टू अंडरस्टैंड द यूनिवर्स. ऑब्वियसली वो एक्सरे की पोलराइजेशन मेथड यूज करेगा, जो कि रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट में डेवलप हुआ मेथड, और पोलराइजेशन मेथड का यूज करते हुए जो ब्लैक होल न्यूट्रॉन स्टार से एक्सरे आते हैं उनको स्टडी करेगा. ये होता है वन नेचर ऑफ स्टडी की टू अंडरस्टैंड द फंडामेंटल क्वेश्चंस ऑफ द यूनिवर्स. जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप इसका एक एग्जांपल है. JWST फंडामेंटल यूनिवर्स को स्टडी करना चाहता है, डार्क एनर्जी, कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड, एक्सोप्लैनेट्स, ये सारी चीजें. दूसरा होता है अप्लाइड केस. अप्लाइड केस होता है जैसे कि आ गया एग्रीकल्चर में काम आ गया, नेविगेशन में काम आ गया, बहुत सारी चीजों में काम आ गया. इस बारे में बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि हमारे फ्यूचर मिशन किसके ऊपर रिलाय करेंगे? फंडामेंटल चीजों को समझना है बिकॉज दैट क्वेंचेस आवर क्यूरियोसिटी, बट अप्लाइड चीजों को समझना है बिकॉज उससे इकोनॉमिकल बेनिफिट है. सबसे बड़ा इकोनॉमिकल बेनिफिट आज के टाइम में मैं जो देख रहा हूं वो है एस्ट्रॉयड माइनिंग का, जिसके ऊपर बहुत सालों से बात चल रही है. एंड कंसिडरिंग जिस तरीके से हम लोग डिप्लीट करते जा रहे हैं हमारे जो भी रिसोर्सेज है, वी सून आर गोइंग टू नीड लॉट ऑफ रिसोर्सेज, जो कि एस्ट्रॉयड माइनिंग उसका जरिया है. जियोपॉलिटिकली बात करें तो यस, ह्यूमन पॉपुलेशन अब धीरे धीरे कम होगी तो हमको रिसोर्सेज की कम जरूरत पड़ेगी, बट रिसोर्सेज पर पर्सन जो रहेगा वो रेट इंक्रीज होता रहेगा. तो इसकी वजह से आई थिंक एस्ट्रॉयड माइनिंग के लिए हम लोग को जो फैसिलिटी डेवलप करनी होगी, इंटरनेट बनाना होगा, स्पेस का इंटरनेट अच्छे से बनाना होगा, वो सारी चीजें. अनक्रूड मिशन में मेरे हिसाब से थोड़ा उसके ऊपर ज्यादा फोकस रहेगा. क्रूड मिशन का फोकस रहेगा कि ह्यूमन कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, जो कि बहुत ही लंबी जर्नी है. एस्ट्रॉयड माइनिंग से एक ही चीज दिमाग में आती है आदि, अपना डोंट लुक अप. दो लोग हैं यहाँ पर जिन्होंने डोंट लुक अप ओह, अभी तक नहीं देखी देख है. ली भाई, मैंने देख ली डोंट लुक देख अप. ली? ओ देख ली, ओ उसी भाई टाइम एक देख ली बार थी था. मैंने, सीजन 1 में. 2022 के, हाँ, नहीं नहीं नहीं, एक मूवी है, बहुत बढ़िया मूवी है, तुम भी देखो. उसके ऊपर एक डिस्कशन करेंगे हमारे साईफाई सेक्शन में. तो वो एक बहुत बढ़िया मूवी है जो काफी सारी चीजें सिखाती है, नॉट जस्ट साइंस.
द पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स बिहाइंड द साइंस, द एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह सारी मेजरली चीज़ों वो के एक बारे सोशल कमेंट्री थी, में। और उसका जस्ट प्लॉट पॉइंट वो भी साइंटिफिक था बट हम्म हाँ ये है, बट काफी काफी सही चीज मतलब उसमें डोंट लुक अप में काफी, वो जो लास्ट में पूरा सिनेरियो बनाते हैं ना कि डोंट लुक अप, वो पूरा स्टेटमेंट दिया जाता है, वो भाई मतलब समझ आता है कि इन्होंने सोच के बनाया है, कुछ ऐसे ही नहीं बना दिया है। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। तो इसरो की तो बहुत सारी बात हो गई, अभी कोई साइंस फिक्शन के बारे में अगर हम बात करना चाहें तो क्या साइंस फिक्शन होगा वो जो चारों ने देखा हुआ है? डार्क की बात कोई नहीं करेगा, डार्क मैंने नहीं देखा है। यार इस चीज में थोड़ा पीछे हो जाता हूँ, मैंने बहुत ज्यादा मूवी सीरीज नहीं देख रखी है। तो तुम बताओ तुमने क्या देखा है? क्रिश? जादू, हाँ। नाइस सोचने नाइस। दो। प्री डेस्टिनेशन। प्री डेस्टिनेशन मैंने आधी देखी है, बट मुझे उसका क्रक्स पता है। ओके, नहीं तो हम लोग इंसेप्शन, इंसेप्शन तो चलो थोड़ा वो साइड हो गया। कॉजल लूप है प्री डेस्टिनेशन में, कॉजल लूप के बारे में तो कोहेरेंस आ, देखी है? हम्म? कोहेरेंस देखी है? टेनेट देखनी बाकी है पूरी यार। कोहेरेंस देखी है? नहीं, कोहेरेंस नहीं देखी। अब प्री डेस्टिनेशन के बारे में बात कर सकते हैं। सोहेल भाई देखिए प्री डेस्टिनेशन। वैसे वैसे मैं ये कह रहा था कि मतलब एक जो पॉडकास्ट का एपिसोड एक ही पे डेडिकेटेड रखे तो बेटर रहेगा ना, मतलब। डेडिकेटेड रखते हैं, बट लास्ट के 10 मिनट मैंने सोचा है कि इस बारे में करते हैं थोड़ा बहुत, चलो ठीक। कि करते हैं क्योंकि मजा आएगा अपना। तो प्री डेस्टिनेशन के बारे में अगर बात करी जाए तो सबसे पहले सोहेल भाई के इस पर व्यूज जानना चाहते हैं कि सोहेल भाई, कॉजल लूप की जब बात आती है तो कॉजल लूप तो बेसिकली मेजरली अगर मोटे मोटे तौर पर देखें तो पॉप कल्चर में जो टाइम ट्रैवल है वो दो पार्ट्स में बांटा गया है, ठीक है। वन इज द कॉजल लूप एंड वन इज द ऑल्टरनेट रियलिटी। सो बेसिकली कॉजल लूप इज समथिंग जिसमें आपको जो है, यू नो इट, कॉजल लूप, आप पास में जाके कोई चीज़ करते हो एंड द आउटकम बिकम्स द कॉज ऑफ द इवेंट। सो बेसिकली आपको किसी ने गोली मारी है, आप पास में जाके उसको रोकने की कोशिश करते हो और इन टर्न आपकी वजह से ही आपको गोली लगती है। सो वो एक कॉजल लूप है। ऑन दी अदर हैंड आता है ऑल्टरनेट टाइमलाइंस, जो काफ़ी सारी मूवीज एज अ प्लॉट कन्वीनियंस यूज़ करती है, जैसे एवेंजर्स में होता है। सो आप पास्ट में जाते हो, आप कोई इवेंट करते हो जिसकी वजह से आपका फ्यूचर एक्चुअल में चेंज हो जाता है। दैट इज एन ऑल्टरनेट रियलिटी वाला कॉन्सेप्ट। बट पर्सनली अगर मेरे से पूछो तो मेरे को कॉजल लूप ज़्यादा पसंद आता है एज कम्पेयर टू ऑल्टरनेट रियलिटी, क्योंकि ऑल्टरनेट रियलिटी में आप फिर कुछ भी कर सकते हो, आप जाके चेंज कर दो, आप एक नया प्लॉट लाइन बना दो। इट्स मोस्टली आई वुड से अ चीप ट्रिक, ठीक है। बट कॉजल लूप में यू नीड अ वेरी स्ट्रॉन्ग राइटिंग। अगर आप पॉप कल्चर की बात कर रहे हो तो यू नीड टू बी क्लियर फ्रॉम द बिगनिंग टिल द एंड, और इसीलिए मैं प्री डेस्टिनेशन को वन ऑफ द बेस्ट मूवीज मानता हूँ इस टाइम ट्रैवल के एस्पेक्ट में। प्री डेस्टिनेशन। एंड हाँ एंड ये एक ये कॉजल टाइम ट्रैवल और भी अच्छे से मतलब प्रेडिस्टिनेशन में भी एक वो काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल था। एंड सेकेंडली मेरे को बहुत अच्छा लगा था, दैट वाज हैरी पॉटर एंड द एंड द प्रिजनर प्रिजनर ऑफ ऑफ azkaban। एस्केबान। यस, डोरेमोन भी एग्जांपल इसका। डोरेमोन में भी होता है। हाँ, डोरेमोन तो डोरेमोन में सबसे यही बड़ा होता है। कॉजल इवेंट है अच्छा, भाई। हाँ, एंडिंग नहीं पूरा देखी यार कभी डोरेमोन। डोरेमोन नहीं, की मैंने। अरे यार अभी बता देते तुम। इनफैक्ट उसका एक एपिसोड इसके ऊपर था। नोबिता पूरा पास्ट में एपिसोड। नोबिता फ्यूचर में जाके अपने ही नोबिता को लेकर होमवर्क में हेल्प करना चाह रहा था, वो एकदम पिटा हुआ सा था। तो वो देख रहा था पिटा हुआ क्यों है, फिर वापस फ्यूचर में जाके इकट्ठा कर रहा था तो वो उसको मार रहा था, तो ऐसा क्यों हो रहा है। तो जब वो फ्यूचर में जाने लगा तो उसका पास्ट आके उसको ये कर रहा था, तो बेसिकली पूरा कॉजल लूप बन गया था। मतलब इसलिए जब मार्वल की मूवी आई थी एवेंजर्स, तो मैंने अपने स्टोरी पे डाला था कि डोरेमोन का टाइम ट्रेवल बेटर है मार्वल से। हाँ, डोरेमोन इट में वाज ऑब्वियसली बेसिकली एनी टाइम। ये डोरेमोन में तो ये दिखाया था कि डोरेमोन के बनने का रीजन ही नोबिता है। मतलब डोरेमोन ने पूरी तरीके से मतलब बैटरी खत्म करके तो नोबिता को एकदम चेंज कर दिया था कि नोबिता एकदम जीनियस बन जाता है। तो आई सम इट अप। तो बात ऐसी होती है कि नोबिता एंड डोरेमोन बिकम फ्रेंड्स, जैसे कि हम जानते हैं। वन डे डोरेमोन की बैटरी डाइज, ओके, एंड देर इज़ नो वे फॉर नोबिता टू गेट बैटरीज फॉर हिम, बिकॉज क्योंकि वो बैटरीज फ्यूचर में जाके इन्वेंट होगी एंड जो उसकी इक्विपमेंट है वो क्योंकि फ्यूचर की टेक्नोलॉजी से आता है, तो ही हैड नो एक्सेस टू इट एज वेल. So he decides that he'll study hard and actually will make his friend alive.
सो होता ऐसा यहाँ है पर कि वो एक चीज और होती है कि उसके कान जो है वो खराब हो चुके होते हैं डोरेमोन के। सो उसकी सिस्टर, डोरेमोन की सिस्टर बताती है नोबिता को कि उसके कान खराब हो चुके हैं, तो सिर्फ बैटरी बदलने से कुछ नहीं होगा। आने वाले फ्यूचर में अगर कोई साइंटिस्ट उससे कान बना देता है और उसमें बैटरी चेंज करने का कोई सिस्टम लगाता है, तभी डोरेमोन को रिवाइव किया जा सकता है, वरना नहीं किया जा सकता। तब से फिर नोबिता की जर्नी स्टार्ट होती है, वो सिर्फ पढ़ना शुरू करता yeah, and eventually he makes Doraemon and he sends him to his past version, and this way the loop completes. है। दिस वे द लूप कंप्लीट्स। बहुत बहुत बढ़िया तरीके से। तो एक लूप जो है वो और बन रहा है, बट पता नहीं उसका स्क्रीन पे कब तक लिखा जाएगा, मुझे भी नहीं पता है। just मैंने पढ़ना just स्टार्ट किया। just hitting on the बस काम बस चोरी guys, पढ़ hitting on the काम चोरी। कोई बढ़िया प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है लग रहा है। बोल प्रोजेक्ट ही दो पुराना शिवा, इतना बोल नहीं, ही दिया है तो। प्रोजेक्ट पुराना ही है। इसका स्टोरी आर्क 2022 में डिस्कस हो चुका है, बट अब तक स्क्रीन प्ले नहीं लिखा गया है ब्रो। नहीं नहीं बेसिकली नहीं, बात हो रही है यहाँ पर टेम्पोरल द ओरिजिन की, कहाँ से ये सारी कहानियां शुरू हुई। वाई सोहेल अहमद चौधरी wasted his जवानी on temporal। ओह आउच। दैट हर्ट्स। नहीं नहीं, इस पे काम चल रहा है अभी, और मैंने लिखा भी है, और मैं अभी उसका स्क्रीन प्ले लिखना शुरू करूंगा अगले हफ्ते से। ब्रो आपके पास इसी वीक का टाइम है, इन आने वाले 1 या 2 वीक का। उसके बाद आपको लोकेशंस ढूंढने में थोड़ी दिक्कत होगी। करेक्ट। कर लेंगे, वो मैनेज हो जाएगा, मैनेज हो जाएगा। बाय द वे प्रोबब्ली नेक्स्ट वीक तक मेरा वहां दिल्ली आने का सीन होगा। बढ़िया, हम लोग मिलते हैं फिर। मिलते हैं। वो सही है। आदित्य, बढ़िया बढ़िया। आप कब आदित्य? आओगे? अर्थ इज एंगर। 30 30 फरवरी। सही नहीं जस्ट किडिंग सही है। तुम लोग नेक्स्ट मुंबई ईयर आओ। 29 को आ जा। यस ब्रो। हैं? हम लोग मुंबई आ जाए। यस ठीक है, हम मुंबई आ जाएंगे। भाई मैं सच बताऊं, मैं पूरे इंडिया ट्रैवल कर रहा हूं, मैं किसी दिन आ भी जाऊंगा। प्रॉब्ली Yes, yes, 3-4 welcome. महीने में आ जाऊंगा। मैं हर Anytime, महीने anytime. अलग अलग एरिया में रहता हूँ। हाँ Awesome. बात तो सही है, मेरी शादी पे भी किसी अलग एरिया में। तब मैं झारखंड में था, जमशेदपुर में। भाई एरिया एज इन लोकेशन गाइस। एरिया। मैं दिमाग में अरे तेरे कितने एरिया हो गए क्षितिज? 51 तो नहीं? नहीं एमिंग फॉर 51। 64 हो गए होंगे। 69 68 हो गए होंगे। हाँ एक अभी हो जाएगा। ब्रो 51 उससे पहले आता है। ओ ओके ओके, अच्छा ओके। एरिया ओके, 51 के हिसाब से। बहुत अलग अलग लेयर में चले गए हम सब। ग्रेविटी ऑफ जोक्स। तो आज के पॉडकास्ट में हम लोगों ने बात करी भाई इसरो के मिशंस के बारे में, और बात करी है छोटे मोटे, अब साइंस फिक्शन के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। प्री डेस्टिनेशन की हम लोग बात कर रहे थे। तो प्री डेस्टिनेशन भाई सबको एक बार तो देखनी चाहिए, क्योंकि वो जो कॉजल लूप है वो देखने में जितना मजा आता है, अगर हम लोग Guys, आपको यहाँ पर तुम सारी एक चीजें सेकंड बता ना। देंगे। तुम लोगों ने टाइम ट्रेवलर्स वाइफ देखा है क्या मूवी? टाइम ट्रेवल था ये वही टाइम वाला है क्या, ट्रेवलर्स वाइफ। जिसमें यार, टाइम एक ट्रैवल बात- मशीन ऐसे ऐसे घूमती है, वो वाला है क्या? मैंने एक्शन रिप्ले देखी है। Oh, that was also fine, but like बट भाई एक्शन रिप्ले का एक, मैंने और सोहेल भाई ने एक चीज नोटिस करी थी कि वो एक बहुत ही बढ़िया चीज उसमें बताई गई थी एक्शन रिप्ले में, जो बहुत ही सारी टाइम ट्रेवल मूवीज में ऐसे ही ग्रांटेड ले ली जाती है, कि उसमें टाइम के साथ साथ लोकेशन भी डाली गई थी कि किस लोकेशन पे आपको जाना है। क्योंकि अगर आप लोग थोड़ा बहुत एस्ट्रोनॉमी को जानते हैं, थोड़ा बहुत उसके बारे में कुछ चंद चीजें जानते हैं, तो आप जान पाएंगे कि मतलब अगर आपने सिर्फ टाइम में पीछे जाने का फैसला किया, तो आप शायद अर्थ पर भी ना रहें, आप किसी और ही लोकेशन पे चले जाओ, क्योंकि अर्थ जो है वो स्टेशनरी नहीं है स्पेस में, और इवन हमारा सोलर सिस्टम भी स्टेशनरी नहीं है स्पेस में, वो भी गैलेक्सी के अराउंड
रिवॉल्व कर रहा है, एंड गैलेक्सी भी कहीं ना कहीं किसी चीज के लोकल क्लस्टर के साथ रिवॉल्व कर रही है। तो इतनी सारी चीजें हैं कि आप सेम लोकेशन पे नहीं जा सकते, इसलिए आपको लोकेशन डालनी पड़ेगी कि आपको उस लोकेशन पे जाना है, तब जाके आप टाइम ट्रैवल में सही से जा पाओगे। क्षितिज क्या हुआ भाई? नहीं, मैं सोच रहा हूँ कि कंसिडरिंग कि हम लोग इस मोशन से मूव कर ही रहे हैं, हमारा जो भी टाइम ट्रैवल सोर्स है, मशीन है, वो मोमेंटम लेके ही निकला है। अब इसमें हम लोग टाइम ट्रैवल की बात कर रहे हैं बिकॉज टाइम एंड स्पेस आर सेम थिंग, ठीक है? तो इसका मतलब है टाइम कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है तो स्पेस कोऑर्डिनेट अपने आप चेंज हो जाना चाहिए। लेकिन वो क्योंकि वो मोमेंटम नहीं, तो मैं उसी बात पे सोच रहा था कि बहुत ही क्योटिक हो जाएगा वो, मतलब लोकेशन कहाँ होगी, कैसे होगी, बिकॉज ओरिजिनली तो अर्थ का मोमेंटम लेके निकला ही है, लेकिन क्या टाइम कोऑर्डिनेट पे चेंज होना उसके स्पेस कोऑर्डिनेट को अफेक्ट करेगा उस तरीके से? क्योंकि मतलब मैं रिलेटिविटी के पर्सपेक्टिव में सोच रहा हूँ कि जैसा कर्वेचर आता है जिसकी वजह से होता है, मैं बस सोच रहा हूँ, मैं कुछ कंक्लूजन पे आया नहीं हूँ। बट इन एनी केस वो अर्थ पे तो रहेगा नहीं, वो टेंजेंशियली जाएगा कहीं पर भी। और ये चीज़ दिखाई तो नहीं थी, बट जो जस्टिस लीग पार्ट 2 का, जो जैक स्नाइडर का जस्टिस लीग पार्ट 2 था, उसमें फ्लैश का प्लॉट पॉइंट था कि फ्लैश टाइम ट्रैवल करके पास्ट में आता है ताकि ब्रूस वेन को आगाह कर सके कि सुपरमैन अपना विलन बन जाएगा तो इसको बचा लो। तो वो जो कॉस्मिक ट्रेडमिल बनाया था ना उन्होंने फ्लैश के टाइम ट्रैवल के लिए, उसको आप साल में सिर्फ 2 बार एक्टिवेट कर सकते थे, टू मेक श्योर कि जिस पॉइंट से आप जाओ उसी पॉइंट पे आप लैंड करो पास्ट में। तो वो उस टाइप की जो डिटेलिंग थी एक्शन रिप्ले के अलावा सिर्फ और सिर्फ जैक स्नाइडर्स जस्टिस लीग ने की है। मतलब मैं समझा नहीं कि साल में 2 बार एक्टिवेट कर सकते हो ताकि पास्ट में जाओ तो सेम लोकेशन पे, मतलब अर्थ पे ही लैंड करो पास्ट में भी जाओगे तो। ऐसा ओके 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 ओके। कुछ जस्टिफिकेशन वगैरह भी बनाई थी उन्होंने। बट फायदा Hence, it's क्या? called Justice League. ओह It gave justice to time Justice. travel. Did it मतलब justice. हाँ चलो, किसी फ्लैश ने तो टाइम के साथ जस्टिस किया, वरना किसने CW फ्लैश वाले किया? नहीं, वरना CW वाले ने तो। Yeah. Now I heard किसने फ्लैश किया. Oh. Let it pass. Let it pass. Let it pass, guys. क्या बात Nice. है? कुछ नहीं ब्रो, कुछ नहीं. इस पॉडकास्ट में ऐसा कुछ नहीं है जो जनता देख पाए और एडिटर भाई. एडिट कर पाए। तो अगर हम लोग टाइम ट्रैवल की ही बात करते हैं तो टाइम ट्रैवल से रिलेटेड काफी सारी मूवीज हैं, काफी सारे टीवी शोज हैं, हम लोग देख सकते हैं। उनमें कॉजल जो लूप है वो भी यूज होता है, नेक्सस पॉइंट भी यूज होता है, और नेक्सस जहाँ पर, नेक्सस का मतलब वही ऑल्टरनेट रियलिटी वाला, जहाँ पर भी वही यूज होता है। तो जैसा कि सोहेल भाई ने कहा कि काफी ज्यादा मतलब उसमें प्लॉट को ट्विस्ट किया जा सकता है। जैसे मतलब मान लो अगर आपने एक्टर की फीस जो है वो एक्टर ने बढ़ा दी है, चलो टाइम ट्रैवल कर लेते हैं। अगर एक्टर जो है वो आपको डेट्स देने से मना कर रहा है, चलो टाइम ट्रैवल कर लेते पूरा हैं। एमसीयू अगर देख लो, यही चल रहा है एमसीयू में। सोहेल भाई एक बार बोल के बताओ ना, क्या? ये वाला चलो टाइम ट्रैवल कर लेते हैं। चलो टाइम ट्रैवल कर लेते हैं। अरे वो अच्छा उस वीडियो, हाँ हाँ, वो यार एवेंजर्स एंड गेम मैंने देखा, ठीक है, इन्फिनिटी वॉर तक मैं हाइप्ड अप था कि अब क्या करेंगे, एंड गेम में पता है वो टाइम ट्रैवल करेंगे। उसके बाद जो हगा है उन लोगों ने, मेरा दिमाग खराब हो गया देख के। मगर सर ऐसे तो तुम कुछ भी कर लोगे, थैनोस को तुमने दूसरी बार चलो टाइम ट्रैवल कर लो, ये हो गया, टाइम ट्रैवल कर लो, वो हो गया टाइम, मतलब कुछ भी। एंड देन ऑडेसिटी, इनकी ऑडेसिटी की मिस मार्वल जब इन्होंने बनाया तो उसमें बड़े प्यार से कॉजल लूप दिखा रहे हैं, ठीक है, कि जो उसको बैंगल्स मिले वो उसी रीजन से मिले बिकॉज शी वाज इन द पास्ट, और ये मैं कहा अच्छा तो तुम खुद वो खुद देख ही रहे हो तुम कॉजल क्या लूप बना पूरा रहे तोड़ हो। दिया। हाँ, और वहां एंड गेम में तोड़े जा रहे हैं, और फिर उसके बाद फिर लोकी में भी तोड़ रहे, तो इट्स लाइक तब से मैंने गिव अप कर दिया मार्वल के साईफाई को। So like what Marvel does is वो dimensions में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है कि इस डायमेंशन में ये वाला टाइम ट्रैवल काम करेगा। अभी लोकी के फिनाले में तो अलग ही हो गया कि लाइक ही इज द स्टोरी टेलर, सो मतलब मैंने doesn't लोकी work. नहीं देखा दोस्त। You should watch. काफी सही उसके I लिए मुझे liked it. कैंग द कॉन्करर, क्या नाम है, एंटमैन एंड अरे द नहीं 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 क्वांटममेनिया नहीं देखनी पड़ेगी ना। नहीं नहीं, नहीं, जरूरत नहीं है, नहीं जरूरत है, कोई जरूरत नहीं है। तब तो लौकी लोकी देख का या लोकी के बाद डायरेक्टली इवेंट्स कंटिन्यू होता है। हाँ मतलब एंटमैन एंड द क्वांटममेनिया वाज लाइक सिर्फ इंट्रोडक्शन टू द ओरिजिन स्टोरी ऑफ कैंग, बस। तो पर अब तो उसको फायर कर दिया ना। यस ब्रो।
चलो टाइम ट्रैवल कर लेते हैं। चलो टाइम ट्रैवल करें। यही तो वो यही करेंगे कि किसी और यूनिवर्स में एक अलग वेरिएंट होगा जो एक अलग एक्टर दिखता होगा। So एक यूनिवर्स में कैंग द कॉन्करर will do some offend and he'll get arrested. So he'll transfer his powers to some other actor, and thus changing the face of Kang the Conqueror, loosely inspired by true events. सही सही ब्रो, मतलब जो तूने रियलिटी को रियलिटी में ला के मारा है ना, इट्स नॉट Thanks, रियल एनीमोर। thanks. yes, वो भी यही कहते थे guys. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो मेरे ख्याल से पॉडकास्ट को यहाँ पर कंक्लूड कर सकते हैं हम। तो गाइस, आज के एपिसोड में हम लोगों ने डिस्कस किया काफ़ी सारा, इसरो के बारे में काफ़ी सारी बातें डिस्कस करी। इसरो का जो आदित्य L1 मिशन है और उसके मिशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या-क्या हैं, और क्यों हम लोग सोलर जो स्टॉर्म्स हैं उनको बारे में जानना चाहते हैं, क्यों सन के बारे में हम लोग इतना जानना चाहते हैं, और गगनयान मिशन का आदित्य L1 से क्या कनेक्शन है उसके बारे में हम लोगों ने बात करी, और बात करी हम लोगों ने फिर साइंस फिक्शन के बारे में। अब से पॉडकास्ट जो है वो इसी तरीके से रहने वाला है कि मतलब हम लोग एक पर्टिकुलर टॉपिक को डिस्कस करेंगे, साइंस के किसी भी टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ज़रूरी नहीं है वो हमेशा एस्ट्रोनॉमी हो, क्योंकि हमें चाहिए कि सोहेल भाई भी कुछ बोले। तो अगली बार हम कोई बायोलॉजी या किसी कैसे जेनेटिकल मॉडिफाइड ऐसे कोई टॉपिक लेंगे, जीन मॉडिफिकेशन का, तो ताकि सोहेल भाई के जो ज़्यादा इनपुट्स जो है वो हम लोगों को देखने को मिले। बट हम लोगों ने अब से डिसाइड किया है कि एक साइंस फिक्शन का जो टॉपिक है वो हम लोग उठाएंगे, एक साइंस फिक्शन सीरीज या मूवी या कुछ भी ऐसी चीज़ को हम लोग डिस्कस करेंगे, और उसके पीछे के साइंस को समझने की कोशिश करेंगे कि क्या वो रियल लाइफ में हो सकता है कि नहीं हो सकता है, कितना साइंस है वहाँ पर और कितना फिक्शन जो है वो वहाँ पर डाला गया है। तो इसी तरह से हम लोग आगे आने वाले पॉडकास्ट में मिलते रहेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, हैप्पी न्यू ईयर, और अगले एपिसोड में and मिलते हैं and remember, Simon, the only science podcast. ऑफ द